मैंने अपने पोते को मैसेज करके बताया कि मैं उसके लिए एक नई किताब लाया हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि दादाजी, आप जब घर आना तो ऊपर मत देखना। ये पढ़कर मैं हैरान रह गया कि उसने ऐसा क्यों कहा, पर मैंने उससे कुछ नहीं बोला। और अगले ही दिन मैं अपनी बहू के घर पहुंचा और जैसे ही मैंने ऊपर के कमरे की खिड़की की तरफ देखा तो डर के मारे मेरा गला सूख गया, क्योंकि वहां पर तो मैं आज भी वो दिन नहीं भूला जबकि मेरे बेटे को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। 8 सालों तक मैं उसकी पत्नी के अकाउंट में पैसे डालता रहा। थोड़े बहुत पैसे नहीं, बल्कि इतने पैसे कि मेरी जितनी उम्र के आदमी को उतने पैसे जोड़ने में आधी जिंदगी लग जाती। ये पैसे मैं कभी अपने शौक से नहीं भेजता था, बल्कि दिल पर पत्थर रखकर भेजता था, सिर्फ अपने पोते के लिए, अपनी पत्नी की आत्मा की शांति के लिए, जो हमारे बेटे के जाने का गम सह नहीं पाई और उसके जाने के बस 7 महीने बाद ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और शायद अपने उस अपराध बोध के लिए भी, जो मुझे हर रात ये याद दिलाता था कि जिस दिन मेरे बेटे ने आखिरी बार फोन किया था उस दिन मैंने उससे ठीक से बात नहीं की थी। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। मेरी शहर के एक हिस्से में छोटी सी परचून की दुकान है। दुकान अब पहले जैसी नहीं चलती है, पर हाँ, इतनी चल जाती है कि मेरी रोजी रोटी, दवा और बिजली का बिल निकल जाता है। पहले जब मेरी पत्नी सुजाता साथ थी तब ये दुकान हमारे घर की जान थी। सुबह चाय बनाते हुए वो हिसाब पूछती थी, शाम को ग्राहकों की बातें बताती और रात को थककर कहती कि दुकान भले ही हमारी छोटी है पर उसी से हमारी इज्जत है। अब दुकान तो वही है, लेकिन सब बदल गया है। पहले उसमें घर की महक थी, अब उसमें सिर्फ सामान बचा है। मेरा बेटा करण मेरी इकलौती संतान था। वो पढ़ा लिखा, समझदार और दिल का बहुत ही दयालु था। जब वो हंसता तो लगता जैसे खुशियों की बहार आ गई हो। उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की थी। लड़की का नाम अनन्या था। बातों में मिठास और व्यवहार में नरमी थी। पहली नजर में कोई भी उसे मिले तो कह देगा कि हाँ, लड़की बहुत अच्छी है। पर ना जाने क्यों मैं पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। लेकिन करण की खुशी देखकर मैं चुप रह गया। शादी हुई। इसके बाद वो दोनों अलग घर में रहने लगे, क्योंकि अनन्या को हमारे उस पुराने से घर में काफी दिक्कत हो रही थी। और फिर इस वक्त करण की सरकारी नौकरी भी लग गई थी और उसका ऑफिस हमारे घर से काफी दूर था। शुरू में कुछ महीने वो हमारे घर में रहे थे, लेकिन आए दिन अनन्या और करण की इसी बात को लेकर बहस होती थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बेटे और बहू के बीच हमारी वजह से कोई झगड़ा हो और कल को बेटे के मन में हमारे लिए भी खटास पैदा हो जाए। इसलिए बेहतर यही लगा कि वो अलग घर में जाकर रहे। अभी जब हम दोनों पति पत्नी अपने हाथ पैरों पर चल रहे हैं, तब तक बेटा और बहू आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हमारी वजह से उनके बीच लड़ाई झगड़ा बढ़े। करण हमारा इकलौता बेटा था और हम नहीं चाहते थे कि उसके मन में कोई भी दरार पड़े। कुछ समय बाद वो नाराज होकर अलग हो जाए। उससे बेहतर था कि अभी वो खुशी खुशी अलग रहने लगे। और फिर ऐसा ही हुआ। वो लोग महीने में 3-4 बार आकर हमसे मिल लेते थे। इससे हमारे रिश्ते में प्यार और इज्जत दोनों बराबर बने रहे और कोई किसी पर बोझ भी नहीं बना। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता था। वो लोग हर वीकेंड पर हमसे मिलने आते। हम लोग हंसी खुशी साथ में बैठते, खाना खाते। लेकिन फिर वो दिन आया जब हादसा हुआ और उसके बाद तो जैसे मेरी दुनिया रंगहीन हो गई। हम लोगों को बताया गया कि करण की कार हाईवे पर डिवाइडर से टकरा गई और उसके बाद आग लग गई। रात का समय था। पुलिस, अस्पताल, पोस्टमार्टम, डॉक्यूमेंट्स, रोना धोना, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आज भी जब मैं वो पल याद करता हूँ तो लगता है कि शायद कोई और ही जिंदगी देख रहा था। हमें बताया गया कि शरीर की हालत ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी कि उसे किसी को भी दिखाया जा सके और इसी वजह से जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। उस समय तो हमारे अंदर इतनी भी क्षमता नहीं थी कि हम किसी से कोई भी सवाल करते, क्योंकि हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सुजाता तो बस करण का नाम सुनते ही टूट गई थी। मैंने उसे जो बताया उसने चुपचाप मान लिया। जो कागज सामने रखे गए उन पर साइन कर दिए गए। जो अस्थियां रख दी गईं उन्हें बेटे की आखिरी निशानी समझकर घर ले आया। और फिर 7 महीने के बाद मेरी पत्नी भी चली गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद सिर्फ मेरा पोता बचा था, युवान। उस समय वो बहुत छोटा था।
शुरू शुरू में उसे समझ नहीं आता था कि उसके पापा कहाँ गए, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसने सवाल किया। लेकिन बहुत जल्द ही उसने चुप रहना भी सीख लिया। अगर बच्चे चुप हो जाएं तो समझ लीजिए कि जरूर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन उस वक्त मैं अपने ही दुख में इतना डूबा था कि बहुत सी बातें देखते हुए भी नहीं देख पाया। मैंने अपनी बहू अनन्या से कहा भी कि वो मेरे साथ आकर रहे, लेकिन उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि इस घर से करण की इतने सालों की यादें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। और फिर करण ने वो घर खरीदा भी था जिसकी लोन की किश्त बस पूरी होने ही वाली थी। अनन्या कहने लगी कि करण की पेंशन भी अब 2 महीने बाद से मुझे मिलना शुरू हो जाएगी, इसलिए कोई आर्थिक समस्या नहीं होगी। मैंने भी बहू की बात को महत्व दिया। मैंने सोचा कि अगर बहू की खुशी इसी में ही है तो फिर मैं उससे और कुछ नहीं कहूँगा। इसीलिए मैं चुप हो गया। लेकिन मैंने फैसला किया था कि जो भी हो, युवान की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन और उसके भविष्य की किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आने दूंगा। हालांकि अनन्या ने कहा कि पापा जी, मैं सब संभाल लूंगी, युवान को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज में उस समय इतना दुख, थकान और विनम्रता थी कि मुझे लगा कि मेरी बहू मेरे बेटे की आखिरी निशानी को अच्छे से संभालेगी। लेकिन फिर भी मैं समझता था कि महंगाई बहुत है और फिर मैं किसी भी हाल में अपने पोते के लिए कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए मैंने फैसला किया और हर साल अनन्या के खाते में पैसे भेजने शुरू कर दिए। अनन्या भी खुश थी। वो कहती कि ये कोई मदद नहीं है, बल्कि ये तो एक दादा का अपने पोते के लिए प्यार है। उसके ये 2 शब्द मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी थे। मैंने एक आदत बना ली थी। मैं हर 15 दिन में एक बार युवान से मिलने जाता। कभी पास के मंदिर के बाहर कुल्फी खिलाता, तो कभी उसे गार्डन में घुमाने ले जाता। कभी कोई अच्छी सी कार्टून वाली किताब दिला देता, तो कभी उसके साथ बेंच पर बैठकर उसकी बातें सुनता। बच्चे अगर खुलकर बोलें तो दुनिया के सबसे सच्चे गवाह वही होते हैं। पर युवान पिछले कुछ महीनों से बदल गया था। पहले वो बिना रुके बोलता था। स्कूल में मैडम ने उसे कौन सी नई कविता पढ़ाई, किस दोस्त ने उसका टिफिन छीना, किसने उसकी पेंसिल तोड़ी, सब कुछ बताता था। लेकिन अब वो बोलता कम और देखता ज्यादा था, जैसे कि हर बात को सोचकर कह रहा हो, जैसे घर में किसी ने उसे सिखा दिया हो कि कौन सी बात बाहर नहीं करनी चाहिए। उस दिन भी मैं उसे गार्डन के उस हिस्से में ले गया था जहां पर झूले लगे थे और बरगद का पेड़ था। उस दिन हवा में ना तो गर्मी थी और ना ही ठंडक। मैंने उसे रबड़ी वाली कुल्फी दिलवाई। वो मेरे पास बैठा अपने जूते की नोक से नीचे की घास कुरेद रहा था। मैंने पूछा, आज स्कूल में क्या हुआ? तो बोला कि टेस्ट हुआ था जिसमें पूरे नंबर आए। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। एक पल को लगा जैसे मेरा करण सामने बैठा है। वही आंखें, वही मुस्कान, वही सब। अचानक से चुप हो जाने का तरीका। फिर उसने कुल्फी नीचे की ओर की और मेरा हाथ पकड़कर थोड़ा मेरी तरफ झुक गया। उसकी आवाज बहुत धीमी थी कि आसपास की चिड़ियों की आवाज उससे भी ज्यादा तेज लग रही थी। बोला, दादाजी, आप मम्मी को पैसे मत दिया करो। पहले मुझे लगा मैंने गलत सुना। मैंने उसे ध्यान से देखा। ना तो उसके चेहरे पर शरारत थी, न शिकायत। सिर्फ एक डर था, साफ डर। 8 साल के बच्चे की आंखों में ऐसा डर नहीं होना चाहिए। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? उसने तुरंत इधर उधर देखा जैसे कि कोई सुन लेगा। फिर और पास आकर बोला, बस मत दीजिए, आप हमारे घर आइए और खुद देखिए। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कुछ अटक गया। मैं उससे और पूछना चाहता था, पर उसने अपने होंठ बंद कर लिए। मैंने पूछा, क्या देखा है तुमने? उसने सिर हिला दिया। अभी नहीं, बस आप देखना, मम्मी को मत बताना कि मैंने बोला है। उसकी इस बात ने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक उतार दी। बच्चे यूं ही रहस्य भरी बातें नहीं बनाते। या तो उन्हें किसी ने डराया होता है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया होता है जिसका मतलब वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। मैंने उसे थोड़ा और पूछना चाहा, पर उसने तुरंत बात बदल दी। और यही सबसे ज्यादा खतरनाक बात थी, जैसे कि वो सच को छूकर वापस भाग आया हो। वापसी पर वो पूरी तरह से चुप था। मैं आज स्कूटर नहीं कार लेकर गया था, क्योंकि कई बार उसे सीधा घर छोड़ना पड़ता था। उस दिन उसने बाहर देखते हुए अपने स्कूल बैग को ऐसे पकड़ा था जैसे कि कोई उस बैग को छीन लेगा। मैं उस पर सवालों की बारिश कर सकता था, लेकिन कुछ चेहरों पर लिखा होता है कि अभी एक शब्द और बोला तो फिर पलटकर कुछ नहीं मिलेगा।
इसीलिए मैं खामोश रहना ही सही समझा। करण ने जो न मकान लिया था वो 2 मंजिला मकान था। अनन्या का कहना था कि आखिर हम कब तक किराए के मकान में रहेंगे, अपने घर में बच्चा खुलकर आजादी के साथ रह सकता है, और इसीलिए करण ने यह फैसला किया था। उस वक्त जब डाउन पेमेंट दिया था तो मैंने भी करण की मदद की थी। आखिर मेरे बेटे का खुद का मकान जो होने वाला था। जब मैं युवान को लेकर पहुंचा तो अनन्या दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसने घड़ी की तरफ देखा और सपाट आवाज में बोली, आज देर हो गई। मैंने कहा, हाँ, वो ट्रैफिक था। फिर उसने युवान की तरफ देखा भी नहीं, बस दरवाजा थोड़ा खोलकर कहा, अंदर जाओ और होमवर्क करो। युवान बिना मेरी तरफ देखे भीतर चला गया। ये बात मुझे चुभी। पहले वो हमेशा मुड़कर हाथ हिलाता था, आज उसने ऐसा नहीं किया। बच्चे की चुप्पी से ज्यादा मुझे अनन्या की बेरुखी लगी, जो दुनिया के सामने खुद को अकेली माँ कहती फिरती थी। मैंने वहीं खड़े खड़े पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना बहू? युवान कुछ डरा हुआ लग रहा था। वो हंसी तो नहीं, लेकिन उसके होंठ थोड़े तिरछे हुए। अरे बच्चा है पापा जी, मूड बदलता रहता है। फिर वो एकदम से बोली, वैसे पापा जी, इस बार अगर हो सके तो जनवरी से पहले ही पैसे मेरे अकाउंट में डलवा दीजिएगा, थोड़ा खर्चा आ गया है। मैं उसे देखता रह गया। अभी तो पूरे 4 महीने बाकी थे। मैंने पूछा, आखिर कौन सा खर्चा है? तो उसने अपनी नजर चुराकर कहा, वो घर का और कुछ काम है, स्कूल का भी है। जो इंसान पिछले 8 साल से हर साल एक ही समय पर पैसे ले रही हो, वो अचानक पहले से पैसे क्यों मांगने लगी? मैंने पहली बार अपने अंदर कुछ हिसाब लगाते हुए महसूस किया। सोचा कि इन सालों में मैंने कितनी बार स्कूल की फीस की रसीद देखी, कितनी बार डॉक्टर की पर्ची देखी, कितनी बार खुद जाकर देखा कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है। सच तो ये था कि ऐसा एक भी बार नहीं हुआ। मैं बस अपनी बहू पर भरोसा करके पैसे भेजता रहा और दुख के नाम पर चुप रहा। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, बस देखते हैं कहकर वापस पलट गया। पर गाड़ी में बैठने के बाद मैं तुरंत वहां से नहीं निकल पाया। कुछ पलों तक मैं वहीं बैठा रहा। घर की खिड़की से डाइनिंग टेबल का कोना दिख रहा था। युवान कुर्सी पर बैठा था, उसके सामने कॉपी खुली हुई थी और अनन्या फोन कान पर लगाए कमरे में चक्कर काट रही थी। एक बार भी उसने बच्चे की तरफ झुककर नहीं देखा। मैंने महसूस किया कि मैं पहली बार देख रहा हूँ, सचमुच ध्यान दे रहा हूँ। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। मेरा मकान पुराना है, चौखट ढीली, दीवारों पर सीलन के धब्बे और बैठक में वही बड़ी लकड़ी की अलमारी जिसमें दीमक लग गई है। सुजाता अपने जरूरी कागज वहीं पर रखती थी। दरवाजा खोलते ही वही सन्नाटा मिला जो रोज होता है, जिसमें अब मुझे सुकून नहीं मिलता। मैंने लाइट जलाई, कुर्ता बदला, पर खाना बनाने का मन नहीं हुआ। किचन में रखा हुआ खाना भी ठंडा हो गया था। मैं बैठक में बैठा रहा और पिछले 8 सालों को याद करता रहा। अनन्या ने कभी खुद से फोन करके युवान की पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं बताया। कभी भी वो रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आई। कभी ये नहीं कहा कि पापा जी आइए साथ में खाना खाते हैं। उसकी जरूरतें तो थीं, पर वो कोई जानकारी नहीं देती थी, बस मांग करती थी। लेकिन उनमें अपनापन नहीं था। मैंने ये सब पहले भी देखा था, लेकिन हर बार अपनी सोच को मैं काट देता। मैं खुद को समझाता रहा कि हर आदमी अपना दुख अलग तरीके से झेलता है। हर कोई खुला हुआ नहीं होता, हर कोई एहसान मानकर नहीं चलता। लेकिन उस रात पहली बार मेरे मन ने कहा कि क्या सच में ऐसा है, या फिर तुम सिर्फ बेवकूफ बनते रहे हो। मैं उठा और अलमारी खोली। सुजाता हर फाइल पर छोटे छोटे कागज चिपका देती थी। बिजली, दुकान, बैंक, बीमा। मेरी उंगलियां उस आखिरी फाइल पर जाकर रुक गई। करण। इतने सालों में मैंने उसे छुआ तो था, पर कभी खोला नहीं, क्योंकि कुछ कागज सवाल नहीं पूछते, वे सीधे सीने पर रखे पत्थर को और भारी कर देते हैं। मैंने फाइल खोली। उसमें पुराने बैंक ट्रांसफर के प्रिंट, अस्पताल की कॉपी, एक मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, पुलिस की सूचना की पर्ची और शमशान घाट की रसीद का कागज रखा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक पन्ना देखने लगा। उस रात पहली बार मैंने उन सबको एक दुखी पिता की तरह नहीं, बल्कि एक दुकानदार की तरह देखा। हिसाब की नजर से, बारीकी की नजर से। अस्पताल वाले कागज पर नाम तो ठीक था, उम्र भी ठीक थी, पर एक चीज ने मुझे रोक दिया। पहचान करने वाले के नाम वाले बॉक्स में अनन्या का हस्ताक्षर था। ये ठीक था, लेकिन नीचे जो समय लिखा था वो पुलिस सूचना के समय से मेल नहीं खा रहा था। अगर पुलिस ने हमें रात को 3 बजे खबर दी थी
तो कागज पर उससे पहले की प्रक्रिया कैसे पूरी दिखाई गई थी। पहले मैंने सोचा शायद मेरी आंखें ही गलत पड़ रही हैं। मैंने चश्मा साफ किया और फिर से देखा। समय सचमुच अजीब था। मैंने दूसरा कागज उठाया। शमशान की रसीद पर गाड़ी के नंबर का आखिरी हिस्सा अस्पताल के रिकॉर्ड से अलग दिख रहा था। ये बिल्कुल छोटी सी बात थी। बहुत लोग शायद कहते कि क्या ही फर्क पड़ जाता है, लेकिन सच कहूं तो फर्क पड़ता है। एक आदमी जिसने उम्र भर तौल में आधा पाव भी गलत नहीं दिया, उसे नंबरों की आदत होती है। और नंबर झूठ नहीं बोलते, बल्कि लोग बोलते हैं। मेरा गला सूखने लगा। मैंने पानी पिया, फिर करण की पुरानी फोटो उठाई जो इस फाइल में दबकर रह गई थी। उसमें वो मुस्कुरा रहा था और उसने गोद में युवान को पकड़ रखा था, छोटा सा युवान। मुझे अचानक याद आया, हादसे के बाद जो कुछ हुआ उसमें सब बहुत जल्दी जल्दी हुआ था। शरीर दिखाया नहीं गया, पहचान हमें खुद से करने नहीं दी गई। अनन्या ने कहा था, पापा जी हालत बहुत खराब है, आप मत देखिए क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस समय मैं इतना टूटा हुआ था कि मैंने सवाल करने की जगह चुपचाप सिर हिला दिया। दुख आदमी को अंधा बना देता है और भरोसा उस अंधेपन को बेवकूफ़ी का रूप दे देता है। मैंने सारे कागज फिर से फैलाए। अब मुझे सिर्फ एक शक नहीं था, मुझे अपनी ही खामोशी पर गुस्सा आने लगा था। 8 साल तक मैं पैसे भेजता रहा। 8 साल तक मैंने एक कहानी मानी। 8 साल तक मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे की आखिरी निशानी की सुरक्षा कर रहा हूं। लेकिन अगर वो कहानी अधूरी थी, अगर मुझे उस रात पूरा सच बताया ही नहीं गया था, अगर युवान ने आज जो कहा वो किसी बच्चे की घबराहट नहीं बल्कि एक बंद घर की अंदरूनी दरार थी, तो फिर क्या होगा। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन नींद का तो सवाल ही नहीं था। मैंने मोबाइल उठाया, बैंक के मैसेज देखे, तारीखें देखी, अमाउंट देखा, फिर वापस वही हॉस्पिटल वाला कागज खोल लिया। इस बार मुझे सिर्फ समय का फर्क नहीं दिखा, नीचे एक और नाम आधा कटा हुआ था, जैसे पहले कुछ और लिखा गया हो और फिर जल्दबाजी में बदल दिया गया हो। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इस पल मुझे पहली बार साफ साफ लगा, या तो मेरे बेटे की मौत की कहानी झूठी थी या फिर उसके नाम पर 8 साल से मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेला गया था। उस रात मैंने लाइट बंद जरूर की, लेकिन बिस्तर पर लेटकर भी आंखें बंद नहीं कर पाया। कमरे की छत पर घूमता हुआ पंखा जैसे हर चक्कर के साथ मुझे एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर इतना सब तुम्हारी आंखों के सामने था तो तुमने पहले क्यों नहीं देखा। मैं करवटें बदलता रहा, पर भीतर जो बेचैनी थी वो और ज्यादा बढ़ गई थी। दुख के समय आदमी बहुत कुछ भगवान पर छोड़ देता है। मैंने भी छोड़ दिया था, लेकिन अब पहली बार लग रहा था कि मैं भगवान पर नहीं, एक इंसान की बातों पर भरोसा किया था, और वो भरोसा शायद मेरी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह दुकान खोलने का मन नहीं था, फिर भी मैं रोज की तरह 5 बजे उठा। आदतें अक्सर टूटे हुए लोगों का सहारा बन जाती हैं। मैंने चाय चढ़ाई, आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी को नहाने धोने के बाद पानी दिया और फिर बिना सोचे हुए वही फाइल उठाकर मेज पर रख दी। मेरे हाथों ने जो काम शुरू कर दिया था, मेरा मन उससे पीछे नहीं हट सकता था। मैं जानता था कि अगर मैं अब फिर से आंखें बंद की तो शायद जिंदगी भर अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। दुकान खोलने के बाद भी मेरा ध्यान नाप तोल, दाल, साबुन, तेल में नहीं लग रहा था। ग्राहक आते, सामान लेते, पैसे देते और मैं मशीन की तरह काम करता जाता। लगभग 9 बजे मेरे पुराने परिचित दयानंद जी दुकान पर आए। वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन पहले वो एक सरकारी क्लर्क थे। फाइल, रजिस्टर, तारीख, मोहर और पहचान में उनकी आंखें आज भी काफी तेज थीं। मेरी उम्र के लोग जब किसी से मदद मांगते हैं तो शब्दों से ज्यादा चेहरा काम करता है। उन्होंने मेरी तरफ देखा और तुरंत पूछा, क्या बात है देवेंद्र, रात भर तुम सोए नहीं हो क्या? मैंने दुकान के लड़के को सामने बैठाया और दयानंद जी को अंदर वाले छोटे कमरे में लेकर गया। वही कमरा जहां कभी सुजाता ग्राहकों का उधार लिखती थी। मैंने फाइल खोलकर उनके सामने रखी। पहले तो मैंने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि कुछ कागजों में समय और एंट्री की गड़बड़ी लग रही है। उन्होंने चश्मा नाक पर टिकाया, पन्ने पलटे, फिर दोबारा पहले वाले पन्ने पर लौटे। उनका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। ये समय सीधा मिल नहीं खा रहा है। उन्होंने कागज पर उंगली रखते हुए कहा, और ये जो नीचे कटिंग है ये भी ठीक नहीं है। हॉस्पिटल वाले रिकॉर्ड में काट छांट सामान्य नहीं मानी जाती। जब तक करेक्शन को ठीक तरीके से दर्ज ना किया गया हो, यहाँ तो बस बदल दिया गया है। मैंने सूखे हुए गले से पूछा, मतलब? तो उन्होंने बहुत संभल कर कहा, मतलब अभी कुछ साबित नहीं होता,
लेकिन सवाल जरूर उठता है, और ये सवाल कोई छोटा मोटा नहीं है। मैंने उन्हें फिर सब बता दिया। करण का हादसा, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार, शरीर को ना दिखाना, अनन्या की भूमिका, 8 साल से पैसे भेजना, और कल युवान का मुझे कहना, दादाजी मम्मी को पैसे मत देना। दयानंद जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सबसे पहले तो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि एक एक कदम से चलो। 3 जगह देखो, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, शमशान की एंट्री और स्कूल के कागज। बच्चा अगर डरा हुआ है तो फिर इसका मतलब घर का माहौल खराब है, और अगर इतने साल पैसे जाते रहे हैं तो फिर खर्च का कोई तो रिकॉर्ड होना चाहिए ना। मैंने पूछा कि हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मिलेगा? उन्होंने कहा कि अब तो पुराना हो गया है, बहुत मुश्किल होगा, मगर हाँ कोशिश तो की जा सकती है। लेकिन तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए। देखो, इस बात को सीधे हत्या या फिर धोखे तक लेकर मत जाना। पहले इसकी शुरुआत को पकड़ो, फिर अगले कदम के बारे में सोचो। उन्होंने जाते जाते एक और बात कही जो मेरे मन में बैठ गई। देवेंद्र, दुख में लोग सबसे ज्यादा भावुक होकर बिना सोचे समझे साइन कर देते हैं, और बाद में वही उनके साइन किए हुए कागज उनके ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उस दिन मैंने दुकान जल्दी बंद कर दी। शाम को मैंने बैंक की पुरानी पासबुक, ट्रांसफर स्लिप, चेक काउंटर फाइल, सब कुछ निकलवाया। पहले मैं सिर्फ रकम देखता था, अब मैं तारीखें भी देखने लगा। हर साल जनवरी में पैसा गया था, ये तो मुझे पता था, लेकिन पिछले 3 सालों में 2-2 बार अतिरिक्त रकम भी गई थी। एक बार स्कूल एडमिशन के नाम पर, एक बार मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर, और एक बार घर की मरम्मत के नाम पर। अचानक मुझे याद आया कि एडमिशन वाली रकम भेजने के बाद भी अनन्या ने मुझे कभी भी स्कूल के वार्षिक समारोह में भी नहीं बुलाया। मेडिकल इमरजेंसी के वक्त उसने डॉक्टर की पर्ची तक नहीं भेजी। घर की मरम्मत के नाम पर पैसे लिए, लेकिन उसके घर में मैंने कोई खास बदलाव अभी तक नहीं देखा। मैं हक्का बक्का बैठा रह गया। क्या मैं सच में मदद कर रहा था या बस किसी की सुविधा बन गया था? अगले दिन मैंने पहली चाल बहुत ही सावधानी से चली। मैं सीधे अनन्या पर शक जताकर सब कुछ खराब नहीं करना चाहता था। मैंने उसे फोन किया और शांत सी आवाज में कहा, मैं सोच रहा था कि इस बार युवान के स्कूल की फीस सीधे वहीं जाकर जमा कर दूं। तुम्हें बार बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा बेटा। फोन के दूसरे सिरे पर 2 सेकंड की चुप्पी रही। इतनी छोटी चुप्पी कभी कभी बहुत बड़े बड़े सच बोल देती है। फिर उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे पापा जी, रहने दीजिए ना, मैं कर दूंगी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैंने प्यार से कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर लूंगा, आखिर वो मेरा भी तो बेटा है। उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब है कि अभी फीस बाकी नहीं है, बाद में देख लेंगे। उसकी आवाज में झुंझलाहट छिपी हुई थी। मैंने फोन रखते ही समझ लिया कि या तो फीस वाली बात झूठ थी या फिर वो नहीं चाहती थी कि मैं स्कूल तक पहुंचूं। उसी दोपहर मैं युवान के स्कूल पहुंच गया। स्कूल कोई प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल नहीं था, बल्कि एक मीडियम दर्जे का अंग्रेजी मीडियम स्कूल था। 4 मंजिला बिल्डिंग, दीवारों पर मोटिवेशनल स्लोगन्स, प्रेयर का स्टेज और बाहर खड़े हुए अभिभावकों का वही शोर जिसमें हर घर की एक अलग कहानी छिपी होती है। मैं गेट पर गार्ड से बात करके ऑफिस पहुंचा। वहां रिसेप्शनिस्ट ने पहले मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, जी आपको किससे मिलना है? मैंने कहा कि मैं युवान का दादाजी हूँ। उसकी माँ का नाम अनन्या है। दरअसल मुझे उसकी फीस और गार्जियन डिटेल्स के बारे में पूछना था। उसने कहा कि क्या पेरेंट्स में से कोई है? मैंने कहा कि नहीं। उसने थोड़ा सा संकोच किया। मैंने धीरे से कहा कि मेरा बेटा नहीं रहा, बच्चों की पढ़ाई में मदद मैं ही करता हूँ। ये सुनते ही उसकी आवाज एकदम से नरम हो गई। उसने क्लर्क को बुलाया। कुछ देर के बाद एक मोटा सा रजिस्टर और कंप्यूटर रिकॉर्ड सामने आया। क्लर्क ने डिटेल देखते हुए कहा, फीस तो मोस्टली ऑनलाइन ही जमा होती है। लेकिन वो स्क्रीन देखते देखते रुक गया। लास्ट टर्म लेट जमा हुई थी। मैंने पूछा, लेट? उसने कहा, हाँ, और ट्यूशन फीस के साथ साथ ट्रांसपोर्ट की फीस भी पेंडिंग थी। ये सुनकर मेरे कान एकदम से गर्म हो गए। ट्रांसपोर्ट की फीस पेंडिंग थी तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ गया जो स्कूल के खर्च के नाम पर लिया गया था? मैंने बहुत ही संभाल कर पूछा, गार्जियन की डिटेल्स में क्या लिखा है? उसने स्क्रीन मेरी तरफ पूरी तरह नहीं घुमाई, पर एक हिस्सा दिख गया। फादर नेम में करण, मदर नेम में अनन्या। ये देखकर मेरा गला भर आया। मृत पिता का नाम स्कूल रिकॉर्ड में होना स्वाभाविक था, लेकिन नीचे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में मेरा नाम नहीं था।
जबकि शुरू से मैं आर्थिक जिम्मेदारी उठा रहा था। उसकी जगह एक और नाम लिखा था, समीर। रिश्ते वाले खाने में चाचा जैसा कुछ शब्द था। मैंने सिर उठाकर पूछा कि ये समीर कौन है? क्लर्क ने कंधे उचकाए। सर, जो फॉर्म भरता है वही लिखता है। मेरी उंगलियों में ठंडक दौड़ गई। युवान ने कभी भी किसी समीर का जिक्र नहीं किया था, अनन्या ने भी नहीं। फिर इमरजेंसी कांटेक्ट में उसका नाम क्यों था? और चाचा? कौन सा चाचा? घर की मदद करने वाले रिश्तेदार या कोई और? मैंने उस वक्त ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। वहां गुस्सा दिखाना बेवकूफी होती। मैंने बस कहा कि ठीक है, मैं प्रिंसिपल से मिल सकता हूँ क्या? बच्चे की पढ़ाई में मेरी फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा चीजों की समझ रखना चाहता हूँ। मुझे 10 मिनट के लिए बाहर बिठाया गया। इंतजार करते हुए मेरी नजर नोटिस बोर्ड, बच्चों की ड्राइंग्स और एनुअल डे की फोटोज पर घूमती रही। उन्हीं ड्राइंग्स में एक शीट लगी थी जिस पर छोटे बच्चों ने माय फैमिली ट्री बनाया हुआ था। मैं ऐसे ही देख रहा था कि तभी मेरी सांसें रुक गईं। एक ड्राइंग के कोने पर मुझे युवान की लिखावट जैसी लगी। मैं पास गया। नीचे नाम लिखा था, युवान। ड्राइंग में एक घर बना था, एक छोटा सा बच्चा, एक औरत और ऊपर की खिड़की में खड़ा एक आदमी। उस आदमी के बाल कंधे तक लंबे थे, दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई लग रही थी और उसके पास लाल रंग से एक मोटी सी रेखा खींची, जैसे कोई बंद दरवाजा या फिर ग्रिल। नीचे टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, पापा विंडो से देखते थे। ये पढ़ते ही मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने ड्राइंग वहां से नहीं उठाई, बस उसे घूरता रह गया। पापा विंडो से देखते थे? ये शब्द किसी बच्चे ने बीते हुए समय के लिए लिखा था, लेकिन उस तस्वीर में पिता घर के अंदर था, सड़क हादसे में गायब नहीं। क्या यह कोई पुरानी याद थी, कोई कल्पना, या फिर किसी सच का बचा हुआ टुकड़ा? तभी पीछे से आवाज आई। मैं चौंक गया। क्लर्क मुझे प्रिंसिपल के रूम तक ले जाने आया था। प्रिंसिपल एक शांत स्वभाव की महिला थी। मैंने उनसे सीधा सब कुछ नहीं कहा, बस ये बताया कि मैं बच्चे के एजुकेशन में सपोर्ट करता हूँ और उसकी भावनात्मक स्थिति को लेकर भी परेशान हूँ। उन्होंने कुछ सामान्य बातें कही। युवान एक प्यारा बच्चा है, क्लास में ठीक है, पर कभी कभी वो खोया खोया सा रहता है। ड्राइंग में डार्क थीम्स दिखती हैं। फिर उन्होंने कैजुअली कहा कि उसके चाचा कुछ बार पीटीएम में आए थे। बच्चा उनसे चिपका रहता है, लेकिन अपनी माँ के सामने बहुत कम बोलता है। मैंने पूछा कि वो चाचा कौन थे? उन्होंने कहा कि मुझे लगा फैमिली मेंबर होंगे। एक आध बार मदर के साथ आए थे, एक बार अकेले भी आए थे। बच्चे ने उन्हें पहले समीर चाचा कहा था, फिर बाद में कुछ नहीं बोला। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर उथल पुथल तेज हो चुकी थी, क्योंकि करण का तो कोई भाई बहन ही नहीं था। मेरा बेटा तो इकलौता था। फिर युवान किसे चाचा कह रहा था? स्कूल से निकलते ही मैं सीधा घर नहीं गया। मैं उसी मोहल्ले के पुराने साइबर कैफे के बाहर कार रोककर कुछ देर बैठा रहा। मेरे मन में अब सवालों का अंबार था। क्या अनन्या किसी दूसरे आदमी के साथ रह रही थी? अगर हाँ, तो फिर उसने क्यों छुपाया? और अगर सिर्फ दूसरी शादी या रिश्ते की बात होती तो युवान उसे डर से मुझे पैसे ना देने के लिए क्यों कहता? इसमें पैसे, डर, स्कूल रिकॉर्ड्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, ड्राइंग, सब कुछ जुड़ रहा था। शाम को मैंने एक और कदम उठाया। इस बार मैं सीधे वहां गया जहां जाने से मैं सालों से बचता आ रहा था, उस प्राइवेट हॉस्पिटल की पुरानी बिल्डिंग में जहां करण को हादसे के बाद लाया गया था। अस्पताल अब रेनोवेट हो चुका था, नए टाइल्स लग गए थे, नया रिसेप्शन, नया बिलिंग काउंटर, लेकिन पुरानी बिल्डिंग का रिकॉर्ड रूम पीछे ही था। मैंने इंक्वायरी पर जाकर बहुत ही विनम्रता से कहा कि मुझे 8 साल पुराने एक्सीडेंट एडमिशन का रिकॉर्ड चाहिए। कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में मिसमैच है। लड़की ने पहले साफ मना कर दिया, इतना पुराना रिकॉर्ड तुरंत नहीं मिलेगा। मैंने पेशेंट नेम, एग्जैक्ट डेट और रेफरेंस स्लिप दी। उसने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए, अगर रिकॉर्ड वहां हुआ तो पता चल जाएगा। मैंने वही एप्लीकेशन लिखी। बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से एक बुजुर्ग बॉर्ड बॉय जैसे आदमी ने मुझे गौर से देखा। शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मेरे हाथ में कॉपी देखकर पूछा, पुराना केस है क्या? मैंने कहा हाँ, 8 साल पुराना, मेरे बेटे का एक्सीडेंट का केस था। उसने माथे पर बल डाले, रात वाला, वो हाईवे बर्न केस? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़का। हाँ हाँ, वही शायद। मेरी आवाज हकलाकर गई। वो कुछ सेकंड तक याद करने की कोशिश करता रहा, फिर बोला, मुझे सब साफ याद नहीं, पर एक बात याद है। उस रात रिलेटिव बहुत ही घबराया हुआ था।
बॉडी आइडेंटिफिकेशन पर भी बहस जैसी हो रही थी। कोई सीनियर डॉक्टर को बुलाया गया था। बाद में केस जल्दी ही क्लोज कर दिया गया। मैं उसका हाथ पकड़ लिया। कौन था रिलेटिव? उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, देखो, नाम तो नहीं पता है, पर वो कोई औरत थी, दुबली पतली, लंबी सी। वो बार बार बोल रही थी कि फैमिली को मत दिखाइए, हालत बहुत ही खराब है। इसके बाद उसने मुझे ध्यान से देखा, जैसे समझ गया हो कि उसने मेरी नजर पकड़ ली है। वो थोड़ा पीछे हटकर बोला, मैं पक्का कुछ भी नहीं कह रहा हूं, इतने साल हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए इतना भी बहुत था। वापस लौटते समय मैं कार धीरे चला रहा था। शहर का ट्रैफिक, धूल, भीड़, सब कुछ सामान्य थे, पर मेरी दुनिया बिल्कुल सामान्य नहीं बची थी। अब तक मेरे पास अलग अलग टुकड़े थे। बच्चे का डर, फीस की सच्चाई, स्कूल में समीर नाम, ड्राइंग में पापा विंडो से देखते थे, हॉस्पिटल में बॉडी आइडेंटिफिकेशन पर बहस, और सबसे ऊपर वो गड़बड़ का रिकॉर्ड। रात को मैंने युवान को फोन नहीं किया। बच्चे फोन पर सच नहीं बोलते, खासकर जब घर में कोई उन्हें सुन रहा हो। मैं सिर्फ उसे एक छोटा सा मैसेज भेजा, कल मैं तुम्हारी फेवरेट बुक लेकर आऊंगा। उसने सिर्फ एक स्माइली भेजा। फिर 5 मिनट बाद एक और मैसेज आया, दादाजी जब आना तो ऊपर मत देखना। पहले मैंने मैसेज को 3 बार पढ़ा। ऊपर मत देखना? मेरे हाथ ही कांप गए। इसका मतलब घर में ऊपर कुछ तो है, कोई है, या फिर बच्चा चाहता है कि मैं पहले कुछ और देखूं, वरना ये मौका चला जाएगा। मैंने तुरंत रिप्लाई नहीं किया। बच्चे को इस तरह से पैनिक नहीं देना चाहिए। मैंने सिर्फ लिखा, ठीक है बेटा। उस रात मैंने फिर अलमारी खोली और सामने बैठा। इस बार मैंने करण की फाइल के साथ उसके कुछ पुराने लेटर भी निकाले। शादी के शुरुआती दिनों में वो मुझे और सुजाता को छोटी छोटी चिट्ठियां लिखता था। शायद आज के जमाने में लोगों को ये अजीब लगे, लेकिन उसे लिखने का बहुत शौक था। वो कई बार साहित्यिक चर्चाओं में शामिल होता था। कई बार तो उसके आर्टिकल अखबारों में भी छपे थे। और इसी वजह से इतनी सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी उसे चिट्ठी लिखना बहुत पसंद था। उसका मानना था कि शब्दों में भावनाएं होती हैं और अपनापन भी, और हम उन्हें हमेशा अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। मैं उन चिट्ठियों को देख रहा था, जिसमें से एक में उसने लिखा था, पापा, अनन्या बहुत अच्छी है। हाँ, बस ये है कि कभी कभी ज्यादा चुप रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने उस लाइन पर तब ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि आखिरकार शादी तो उसने अपनी ही मर्जी से की थी, और फिर हर शादी में उतार चढ़ाव होते हैं। भला कौन सी शादी ऐसी है जो बिल्कुल एक समान पटरी पर चलती है? यही सोचकर मैंने कुछ नहीं सोचा। आज वही लाइन मेरे सामने नई रोशनी में खड़ी थी। सवाल अब सिर्फ ये नहीं था कि अनन्या ने पैसे कहाँ लगाए। सवाल ये था कि मेरे बेटे के साथ सच में हुआ क्या था, और सबसे बड़ा सवाल ये था कि युवान किस चीज के साथ रह रहा था। अगली सुबह मैंने दुकान पूरी तरह बंद रखने का फैसला किया। शटर पर कागज चिपकाए, कुछ निजी काम से आज दुकान बंद है। फिर दयानंद जी को फोन किया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, अकेले मत जाना, और अगर जाना ही है तो फिर आंखें अपनी बिल्कुल खुली रखना और गुस्से को भी दबा कर रखना। दोपहर तक मैं अनन्या के घर के बाहर खड़ा था। गली वैसी ही थी, पर आज मुझे हर चीज अलग दिख रही थी। ऊपर वाली मंजिल की खिड़की पर पर्दा आधा पड़ा हुआ था। लोहे के गेट के पास एक पुरानी साइकिल पड़ी थी। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर हल्की आवाज आ रही थी। मैं घंटी बजाने ही वाला था कि मेरी नजर दाईं तरफ नीचे रखे कूड़ेदान के पास पड़ी। एक फटी हुई दवा की पर्ची, उस पर मेरी नजर गई। शायद हवा से उड़कर बाहर आई थी। मैंने झुककर उसे उठाया। उस पर नाम साफ नहीं लिखा था, पर लास्ट का सरनेम दिख रहा था, त्रिपाठी, जो कि अनन्या का था। नीचे डॉक्टर नोट में दवा का नाम लिखा था, जिसे पढ़कर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। अनन्या के घर में ऐसा कौन था जिसे दवा की जरूरत पड़ रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुरंत उसकी फोटो खींचकर अपने एक दोस्त को भेजा। उसका बेटा डॉक्टर था। मैंने उससे फोन करके कहा कि जरा मुझे इस दवा के बारे में पता करके बताओ। इसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए गेट से बाहर चला आया। मैं नहीं चाहता था कि अनन्या मुझे वहां पर खड़ा हुआ देख ले और मेरे हाथ में पर्ची भी देखे। तकरीबन 10 मिनट के बाद मेरे दोस्त का वापस फोन आया, तो उसने मुझे बताया कि ये दवा जो है वो किसी भी इंसान को शांत रखने के लिए दी जाती है। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कन काफी तेज हो गई और मैंने फोन काट दिया। भला यहाँ कौन ऐसा था जिसे शांत रखा जा रहा था? तभी ऊपर की खिड़की के अंदर से किसी ने
बहुत ही हल्के से पर्दे को सरकाया और मुझे किसी की आंखें दिखाई दी। मेरे हाथ में वो फटी हुई पर्ची थी और ऊपर खिड़की के पीछे से झांकती उन आंखों ने मेरे अंदर जितना डर भरा था उससे कई ज्यादा गुस्सा भी भर दिया। 8 साल के भीतर पहली बार मुझे लगा कि मैं सच के बहुत करीब आ गया हूं और अब लौटना नामुमकिन है। लेकिन इस पल दयानंद की बात याद आ गई, अपनी आंखें खुली रखना और गुस्से को काबू रखना। अगर मैं वहीं पर शोर मचा देता, दरवाजा पीट देता या अनन्या पर चिल्ला पड़ता तो या तो वो सब कुछ छुपा देती या फिर युवान को अपनी ढाल बना लेती। मैंने दवा की पर्ची मोड़कर जेब में रखी, गहरी सांस ली और घंटी बजाई। दरवाजा अनन्या ने ही खोला। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर एक बनावटी सी हैरानी आई, जैसे उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं बिना बताए भी आ सकता हूं। उसने तुरंत अपनी आवाज में मिठास घोली। अरे पापा जी, आप पहले ही बता देते। मैं उसके चेहरे को पढ़ रहा था। वो वही लड़की थी जिसे मैं बरसों से समझने की कोशिश करता रहा और हर बार खुद को समझाकर चुप हो गया। आज पहली बार मैंने उसकी आंखों में बेचैनी साफ देखी। मैंने सामान्य आवाज में कहा, युवान के लिए किताब लाया हूं, सोचा दे दूं। वो दरवाजे पर ही रास्ता रोककर खड़ी रही और बोली, युवान तो ऊपर पढ़ रहा है। ऊपर यानी कि वही जगह जिसके बारे में युवान ने लिखा था कि ऊपर पहले मत देखना। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा तो चलो नीचे बैठकर हम चाय पी लेते हैं। ये सुनते ही अनन्या 1 सेकंड को रुकी, लेकिन फिर मजबूरन एक साइड हो गई। मैं अंदर आया। बैठक पहले जैसी ही थी। सोफा, सेंटर टेबल, दीवार पर एक नकली फूलों का गुलदस्ता और कोने पर टीवी पर। अब मैं सिर्फ सामान नहीं देख रहा था, मैं आसपास की हवा देख रहा था, डर देख रहा था, कमरे के तनाव को देख रहा था। मैंने जानबूझकर और कुछ नहीं पूछा। अनन्या ने चाय के लिए मुझे आवाज भी नहीं लगाई। यानी कि घर में या तो कोई ऐसा था जिसे वो मेरे सामने नहीं लाना चाहती थी या फिर वो घबराई हुई थी। मैंने किताब को टेबल पर रखा और आराम से कहा, कल मैं स्कूल गया था। ये सुनते ही उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत संभाल कर पूछा, क्यों? स्कूल क्यों गए थे आप? मैंने कहा, बस यूं ही, फीस की बात करनी थी ना। मैंने सोचा कि इस बार मैं सीधे जमा कर दूं। ये सुनते ही उसकी उंगलियां कुर्सी के किनारे पर थिरकने लगीं। वो बोली, मैंने आपसे कहा था कि कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, जरूरत मुझे समझ नहीं है, तुम्हें नहीं है। कमरे की हवा और भारी हो गई। उसने एक मक्कार हंसी हंसने की कोशिश की, पर वो आवाज सूखी निकली। अरे आप तो बेवजह ही टेंशन ले रहे हैं। मैंने जेब से अभी तक वो पर्ची नहीं निकाली थी। मैंने सोचा कि अभी नहीं। फिर मैंने धीरे से पूछा, समीर कौन है? ये सुनते ही जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। कौन समीर? वही जिसका नाम युवान के स्कूल के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में लिखा है, वही जो पीटीएम में चाचा बनकर जाता रहा है। अब उसके चेहरे पर बनावटीपन टिक नहीं पाया। अरे वो तो एक दूर का रिश्तेदार है, कभी कभी मदद कर देता है। पर करण का तो कोई भाई नहीं था, मैंने कहा, और मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं जो मेरे पोते के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में बन जाए और मुझे पता भी ना चले। अब उसकी चिड़चिड़ाहट खुलकर दिखने लगी थी। अच्छा तो क्या अब हर छोटी छोटी बात का हिसाब मुझे देना पड़ेगा? मैंने उसकी तीखी आवाज की कोई परवाह नहीं की। मेरे भीतर अब डर की जगह एक ठंडा संकल्प आ चुका था। मैं उठा, कमरे में 2 कदम चला और सीढ़ियों की तरफ देखा। उसने तुरंत मेरे रास्ते में आकर कहा, ऊपर कोई भी नहीं है। ये वही गलती थी जिसका मुझे इंतजार था। मैंने उससे कहा कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूं? मैं रुक गया। हमारे बीच कुछ सेकंड ऐसी खामोशी रही जिसमें झूठ का वजन साफ महसूस हो रहा था। फिर ऊपर से बहुत ही हल्की सी कोई चीज गिरने की आवाज आई। उसने गर्दन उठाकर देखा, बस उतना ही मेरे लिए काफी था। मैंने उसे एक तरफ किया और सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाए। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, पर इस उम्र में भी कुछ रिश्ते आदमी को ताकत दे देते हैं। मैंने उसके हाथ को झटका और कहा, हटो। फिर वो बोली, पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो बहुत धीरे से बोली, शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ऊपर जो भी है वो सतर्क हो जाए। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर 2 कमरे थे। एक का दरवाजा खुला था, दूसरे का बंद था। बंद दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैंने दरवाजे पर 2-4 बार दस्तक दी। अंदर से पहले तो कोई हलचल नहीं हुई। फिर बहुत ही हल्की सी आवाज आई, कौन? और वो बस उसी आवाज ने मेरी दुनिया रोक दी।
मैं वो आवाज भूल नहीं सकता था। ये 8 साल भी उसे मुझसे छीन नहीं पाए थे। वो बदला हुआ था, टूटा हुआ था, थका हुआ था, लेकिन वो मेरे बेटे करण की आवाज थी। मेरा हाथ दरवाजे से हट गया, मैं वहीं जड़ हो गया। अंदर से फिर आवाज आई। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, करण। तभी अंदर कुछ गिरने की आवाज आई। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुंडी खोल दी और जैसे ही दरवाजा खुला तो जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो 8 साल पहले वाला करण नहीं था। वो बहुत ही दुबला पतला, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। चेहरे की रौनक खत्म हो चुकी थी। आंखों के नीचे गहरे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। लंबे लंबे बाल कंधे तक झूल रहे थे और दाढ़ी मूछें भी बहुत लंबी हो चुकी थी, जो कि सब कुछ बिखरा हुआ था। लेकिन हाँ, वो मेरा बेटा था। मेरा वही बेटा जिसके लिए मैं 8 साल तक शोक मनाता रहा, जिसकी राख को मैंने अपने पास संभाल कर रखा, जिसकी मौत पर मेरी पत्नी चल बसी और जिसके नाम पर मैं हर साल अपना खून पसीने की कमाई दूसरों के अकाउंट में डालता रहा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया पर उसे छूने से डर लगा। ऐसा लगा कि शायद ये सपना है, अगर छू लिया तो ये सपना टूट जाएगा। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने धीरे से अपने सूखे होंठ खोले पर कोई आवाज नहीं निकली। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके कहा, पापा, मुझे आज भी याद नहीं कि मैं पहले रोया था या मैं बैठ गया। मेरे पैरों में तो जान ही नहीं बची थी। मैं वहीं चौखट पर बैठ गया। 8 साल का शोक एक पल में टूटकर किसी और के दर्द में बदल गया। राहत, गुस्सा, अपराध बोध, हैरानी, पछतावा सब एक साथ था। जब मैं नीचे बैठा तो मैंने देखा कि मेरे बेटे के पैरों को एक मोटी लंबी जंजीर ने जकड़ रखा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दवाइयों की शीशियां, दवाइयों के रैपर सब तरफ बिखरे पड़े थे। खिड़की पर मोटा पर्दा था और कोने में स्टील की ट्रे। ये कोई बीमार आदमी की देखभाल वाला कमरा नहीं था, बल्कि किसी को दुनिया से काट कर रखने जैसा था। नीचे से अनन्या की आवाज आई, पापा जी, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने पहली बार गरज कर कहा, चुप हो जा। मेरी आवाज शायद बरसों बाद इतनी कठोर निकली थी। वो नीचे ही रुक गई। मैंने करण का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। ये सब क्या है? और तू जिंदा है? तो 8 साल तक क्या हुआ? उसने अपनी आंखें बंद की, पर वो इतना कमजोर था कि ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। मैं समझ गया। मैंने उसे आराम से चारपाई पर बिठाया, उसकी जंजीर को तोड़कर अलग फेंका, उसे पानी पिलाया, खिड़की को पूरी तरह से खोल दिया, सारे पर्दे हटा दिए ताकि उसे खुली हवा मिले। फिर कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और बहुत ही धीमी और हल्की आवाज में बोलना शुरू किया। उसका हर एक शब्द मेरे सीने में उतरता महसूस हो रहा था। हादसे वाली रात एक्सीडेंट सचमुच हुआ था, लेकिन वैसा नहीं जैसा हमें बताया गया। गाड़ी में आग लगी पर करण मरा नहीं था, उसे चोट लगी थी। वो धुआं और बाकी चीजों की वजह से बेहोश हो गया था। उसी समय अनन्या ने कहानी को मोड़ दिया। उसके पहले से ही किसी समीर नाम के व्यक्ति से नजदीकी थी। शादी के बाद भी उसका रिश्ता खत्म नहीं हुआ था। करण को इस बात का कुछ समय से शक था। वो बोलना चाहता था पर हर बार रुक जाता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घर टूट जाए और बच्चे पर असर पड़े। हादसे वाली रात दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। उसके बाद जो हुआ उसमें अनन्या ने एक भयंकर अवसर देख लिया। अगर करण मर जाता तो उसे सहानुभूति मिलती और पेंशन भी मिलती और आगे की जिंदगी आसान हो जाती। अस्पताल में करण को होश आया था, लेकिन दवाइयों और चोट के कारण वो साफ बोल नहीं पा रहा था। अनन्या ने पैसे के दम पर डॉक्टर और स्टाफ को खरीद लिया और कहानी बदल दी कि मरीज अनस्टेबल है और परिवार को नहीं दिखाया जाए। और इसी अफरा तफरी में उसने पहचान और कागजात बदल दिए। उसने देखा कि एक अज्ञात जले हुए शव की प्रक्रिया उसी रात चल रही थी और इसका फायदा उठाकर उसने डॉक्टर को खुद से ये आइडिया दिया कि उसी शव को करण बताया जाए। सब कुछ पैसे के नाम पर बिक चुका था। इधर मुझे और सुजाता को यह विश्वास दिलाया गया कि शरीर की हालत ऐसी है कि दिखाया नहीं जा सकता और जल्दी ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। अनन्या उसे लेकर इस कमरे में आई और बंद कर दिया और फिर उसे ऐसी दवाइयां दी जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई थी। साथ ही उसे धमकियां भी दी गईं कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाया जाएगा और इसी डर से उसे जकड़ लिया। मैंने कहा कि 8 साल तक तूने किसी को खबर क्यों नहीं दी? उसने कहा, जब कभी मुझे होश आता था तो कोशिश करता था। पापा, 1-2 बार मैंने आपको लेटर भी लिखा, पर अनन्या ने पकड़ लिया।
एक बार मैंने पड़ोसी को आवाज दी, पर उससे पहले ही अनन्या ने सब कंट्रोल कर लिया और फिर उसने युवान को मेरी आंखों के सामने लाकर कहा कि अगर मैंने कोशिश की तो वो बच्चे को दूर भेज देगी। मैं डर गया। मैंने कहा कि तेरा राज कभी ना कभी खुलेगा। तो वो कहती कि अगर खुल भी गया तो मैं कह दूंगी कि मुझे गलतफहमी हुई थी और तुम पागल हो चुके हो। उसने कागज भी दिखाए जिनमें लिखा था कि तुम मानसिक रोगी हो, और शुरू में पुलिस जांच के दौरान उसने मुझे कुछ सालों तक बाहर एक किराए के घर में रखा, उसी समीर की निगरानी में। और जब मामला ठंडा हो गया और फैसला उसके हक में हो गया और पेंशन बंद गई थी, तो वो मुझे वापस यहीं रखने लगी। उसने सबको बताया कि ऊपर स्टोर रूम है। मैंने सब सुनकर गुस्से में कहा कि मैं अभी नीचे जाकर सब खत्म कर दूंगा। शायद मैं ऐसा कर भी गुजरता अगर अगले ही पल युवान कमरे में दौड़कर ना आ जाता। ना जाने वो कब सीढ़ियां चढ़कर आ गया। उसने करण को देखा, फिर मुझे, और मेरे गले से एकदम से लिपट कर फूट कर रो पड़ा। दादाजी, मैंने बोला था ना। वो बस इतना ही कह पाया। सच कहूं तो मुझे अभी बदला नहीं, न्याय चाहिए था, और न्याय शोर मचाने से नहीं बल्कि हर एक शब्द को इकट्ठा करने से मिलता है। मैं वहीं बैठे बैठे दयानंद जी को फोन किया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बोले बस तुम जहां हो वहीं रहो, मैं अभी आता हूँ और किसी भरोसेमंद वकील को भी लाता हूँ। फिर मैंने अपने मोहल्ले के पुराने जानने वाले गिरधारी जी को फोन किया, जो अब परिवार न्यायालय में प्रैक्टिस करते थे। वो भी आधे घंटे में पहुंच गए। मैंने पुलिस को तुरंत नहीं बुलाया क्योंकि मेरे पास अब जिंदा सबूत था। बच्चा था, दवा की पर्ची, स्कूल का रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, सब कुछ। लेकिन अब मुझे ये सब कुछ एक मैनेजमेंट में बिठाना था, वरना अनन्या फिर से कहानी बदल देती। जब तक वे लोग आए, करण ने मुझे और भी बातें बताईं। हर साल जो भी पैसे मैं भेजता था उसमें से थोड़ा बहुत पैसा युवान पर लगता था। बाकी अनन्या ने पहले तो समीर के नए कारोबार के नाम पर पैसे उड़ा डाले और फिर उसके साथ नए शहर में नई जिंदगी बसाने के फेर में स्कूल एडमिशन के लिए जो पैसा था वो उसने अपनी इस नई जगह के मकान की किस्त चुकाने में लगाना शुरू कर दिया था। हाउस रिपेयर का पैसा इस ऊपर वाले कमरे को साउंड प्रूफ करवाने में लगा दिया। ये सब सुनकर मेरे कानों में जैसे लोहा पिघल रहा था। मेरी मेहनत, मेरा दुख, मेरे बेटे का नाम, सब एक औरत की लालच की मशीन में फंस गया था। दयानंद जी और गिरधारी जी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने करण का वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, जिसमें ना कोई ड्रामा था ना कोई जल्दबाजी, सिर्फ साफ साफ बयान। इसके बाद ऊपर के कमरे, दवाइयाँ, पर्चियाँ और सारी फिजिकल कंडीशन की फोटोज ली गईं। गिरधारी जी ने कहा पुलिस बुलाओ अभी इसी समय, क्योंकि लाइव रिकवरी और मेडिकल एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। बाद में अनन्या बोलेगी कि ये तो फैमिली ड्रामा है। इसके बाद पुलिस आई। इस बार मैं डरा नहीं। मैंने साफ साफ कहा कि 8 साल पहले मेरे बेटे की झूठी मौत दिखाकर उसकी पत्नी ने धोखा किया ताकि उसकी पेंशन पर जीवन यापन कर सके, साथ ही उसकी जिंदगी को खराब कर दिया। मेरे पास एविडेंस है, विटनेस है और बच्चे का स्टेटमेंट भी है। पुलिस ने जैसे ही करण को देखा, कमरे की हालत देखी और सारे डॉक्यूमेंट देखे, उनका व्यवहार बदल गया। एक पुलिसकर्मी करण को धीरे धीरे सहारा देकर नीचे लेकर आया। वो बेचारा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। युवान उसका हाथ पकड़े रहा। ये सब देखकर मेरी आंखें फिर से भर आईं। एक बच्चा जिसने 7 साल अपने पिता को खिड़की, पर्दे और डर के बीच में देखा, क्या बीती होगी उस पर। अनन्या पहले तो यही कहती रही कि करण मेंटली अनस्टेबल था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और सिर्फ पारिवारिक सुरक्षा के कारण से उसे अलग रखा गया था। लेकिन झूठ की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो एक कागज पर नहीं टिकता। हॉस्पिटल की टाइमिंग मिसमैच थी, शमशान रिकॉर्ड, स्कूल का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और मेरे बेटे को मेंटली अनस्टेबल करने वाली दवाइयों की प्रिस्क्रिप्शन, एक एक करके सब कुछ उसके खिलाफ खड़े होने लगे। समीर को भी उसी शाम पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर से लोकेट कर लिया। वो पहले तो बचता रहा, फिर जब उसे पता चला कि करण मिल गया है और बयान भी दे चुका है, तो उसका रंग और बदल गया। उसने माना कि एक्सीडेंट के बाद अनन्या ने उससे कहा था कि अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। उसे लगा कि शायद वो एक टूटी हुई शादी का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खेल इतना गहरा हो चुका है। या शायद ये है कि अभी वो झूठ बोल रहा है, जबकि वो शुरू से इस सब में शामिल था। कानून ने बाद में जो भी तय किया वो सब अदालत का काम था, लेकिन मेरे लिए इतना काफी था कि सजा फाइलों के बाहर
आ चुकी थी। आगे के कई महीने हॉस्पिटल, पुलिस के वकील बयान, मेडिकल एवोल्यूशन, चाइल्ड काउंसलिंग और कानूनी लड़ाई में गुजरे। मैं दुकान लगभग आधी छोड़ दी। जो आदमी सालों तक गलत जगह पर पैसा भेजता रहा, उसे एक समय के बाद समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें कमाई से नहीं, मौजूदगी से बचती हैं। मैंने करण के लिए मेडिकल अरेंजमेंट किया, उसे प्रॉपर ट्रॉमा स्पेशलिस्ट को दिखाया, पुराने फर्जी पेपर्स की जांच हुई। हॉस्पिटल पर भी इंक्वायरी बैठ गई कि उस रात पेपर वर्क को कैसे मैनिपुलेट किया गया। कुछ लोग कहने लगे कि लापरवाही है, लेकिन साफ पता था कि सबको खरीदा गया था, और कुछ बस डरे हुए थे। लेकिन अब जो होना था रिकॉर्ड के साथ होना था। युवान के लिए मैंने सबसे पहले ये किया कि उसकी गार्जियनशिप और स्कूल का कंट्रोल लीगली सिक्योर करवाया। गिरधारी जी बोले कि सबसे बड़ी गलती लोग यहीं पर कर देते हैं। इमोशनल होकर वो सपोर्ट तो देते हैं, पर लीगल स्ट्रक्चर नहीं तैयार करते। इस बार मैंने एक बात समझकर कि ज्वाइंट गार्जियनशिप एप्लीकेशन, ट्रस्ट अकाउंट, फिक्स्ड मंथली ऑडिटेड एक्सपेंसेस, स्कूल डायरेक्ट पेमेंट, मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन, सब की कॉपी। मुझे पहली बार समझ आया कि प्यार और जिम्मेदारी अलग चीज नहीं है। जिम्मेदारी का लिखा हुआ रूप ही प्यार की सुरक्षा है। फिर कई हफ्तों के बाद वो दिन आया जब करण मेरे घर की बैठक में बैठा था। वही पुरानी बैठक, वही अलमारी, वही पंखा। सुजाता नहीं थी, लेकिन उसके हाथों से लगाई हुई तुलसी वही थी। करण ने धीरे से पूछा, माँ, अगर होती तो मैं उसकी बात पूरी नहीं होने दी। तेरी माँ ने तुझे मरा हुआ मानकर दम तोड़ा, लेकिन आज अगर वो देखती कि तू वापस आ गया है तो मुझे जरूर डांटती। पहले बेटे को खाना खिलाइए। ये सुनकर कई महीनों के बाद करण पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में पहले जैसी चमक नहीं थी, पर घर लौटने की शुरुआत थी। वो अभी भी बहुत कमजोर था और अब कई बार वो चीजें भूल जाता था। ये शायद इतने समय तक उसे दी गई दवाइयों का असर था। मैंने उस दिन अपनी पत्नी की फोटो के सामने दिया जलाया। बहुत देर तक बैठा रहा। मेरे मन में एक ही बात घूमती रही, मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया था। मैं सच से दूर कर दिया गया था, और उसकी दूरी की कीमत सिर्फ पैसा नहीं था। मेरी पत्नी की मौत, मेरे पोते का बचपन, मेरे बेटे के 8 साल, सब इस झूठ में पिस गए थे। मैं आज भी ये बात हर माँ बाप, हर नाना दादा, हर परिवार से कहना चाहता हूँ कि जो दुख में किसी एक आदमी की बात पर भरोसा करके सब कुछ छोड़ देते हैं, दुख के समय दिमाग काम नहीं करता। ये बात सच है, लेकिन ऐसे समय सबसे जरूरी काम वही होते हैं जिन्हें हम टाल देते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, मेडिकल पेपर्स की कॉपी रखना, बच्चे से अलग से बात करना, सपोर्ट को कोई इमोशनल फेवर नहीं बल्कि एक अकाउंटेबल स्ट्रक्चर में बदल देना। मैंने ये सीख बहुत ही महंगी कीमत देकर सीखी है। 8 साल तक मैं हर जनवरी के महीने में अनन्या के खाते में पैसा भेजता रहा। अब वही पैसा मैं अपने पोते के नाम लीगली एजुकेशन फंड में डालता हूँ। पहले मैं बिना किसी रसीद के अपना भरोसा भेजता था, अब मैं सीधे स्कूल में फीस भरता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट देखता हूँ, और युवान से मैं अब सिर्फ ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो बेटा, बल्कि ये भी पूछता हूँ कि तुम्हें किसी बात से डर तो नहीं लगता, क्योंकि कई बार बच्चे रोकर नहीं बल्कि चुप रहकर मदद मांगते हैं। अनन्या हमारी जिंदगी में नहीं है। अदालत ने जो करना था वो किया। कानून की गति अपनी होती है, लेकिन सच जब दस्तावेजों के साथ खड़ा हो जाए तो देर हो सकती है। अंधेरा कभी भी एक जैसा नहीं रहता। समीर भी इस जाल से बाहर नहीं निकल पाया। कोई भी रिश्ता जो किसी की खामोशी और कैद पर खड़ा हो, वो एक दिन अपने ही बोझ की वजह से गिरता है। करण जिस विभाग में काम करता था, वहां के कर्मचारियों ने भी अपनी भूल मानी, और जो पेंशन हर महीने अनन्या के खाते में जा रही थी उसे रोक दिया गया। और फिर कानूनी कार्रवाई हुई, जिसमें अब यह तय है कि सही नतीजा आने पर करण को उसकी नौकरी वापस मिल जाएगी। लेकिन अब देखना यह है कि करण कब तक पूरी तरह से ठीक हो पाता है। अभी मैं हर सुबह दुकान के सामने झाड़ू लगाता हूँ। बस इतना है कि मेरा घर मरी हुई स्मृतियों का घर नहीं है, बल्कि नई जिंदगी का घर है। युवान कभी कभी बैठक में बैठकर होमवर्क करता है। करण धीरे धीरे अपने हिस्से की दुनिया में वापस आना सीख रहा है। बिना डर के सोना, बिना इजाजत के बोलना, बिना काम के खिड़की खोलना, और बिना जंजीर के चलना। कई लोग मुझसे पूछते हैं, कितने साल के बाद सच पता चला? क्या आपको अब संतोष महसूस होता है? मैं उन्हें कहता हूँ कि सच मिल जाने के बाद आदमी को सिर्फ रोने का अधिकार नहीं, बल्कि सुधारने का फर्ज भी उसका बन जाता है। मेरा मानना भी यही है
कि परिवार में प्यार जरूरी है, पर बिना जांच के किसी भी बात पर भरोसा कर लेना कभी कभी सबसे खतरनाक जाल बन जाता है। और अगर कोई बच्चा अचानक से खामोश रहने लगे, इशारों में बात करने लगे, तो कभी भी उसकी बात को हल्के में मत लेना। कई बार सबसे छोटी गवाही सबसे बड़ा सच छुपाकर बैठी होती है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। इस वीडियो में प्रस्तुत कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कहानी में दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं, स्थान, संवाद एवं परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना, संस्था या स्थान से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता दिखाई देती है तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म, संस्था, व्यवसाय या पेशे की छवि को नुकसान पहुंचाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। धन्यवाद।